हेलो एवरीवन, आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री कहाँ से पढ़ेंगे? तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है क्लास 11th की, वहाँ से। इस बुक में काफ़ी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आराम से दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये बुक पढ़ना बाकी एनसीईआरटीज़ को पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल ये नहीं बोल रही कि बाकी एनसीईआरटीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसमें चैप्टर 1 में क्या बोला जाता है? जो चैप्टर 1 का नाम है वो है इंडिया जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हिस्ट्री। तो जियोग्राफी का ऑफकोर्स हिस्ट्री पे इम्पैक्ट रहता है, और वो इम्पैक्ट क्या था? बेसिकली जनरली ये बोला जाता है, चैप्टर शुरू ऐसे होता है, इसमें बोलते हैं कि ऐसा बोला जाता है। मैं जो भी बोल रही हूँ वो बुक के परस्पेक्टिव में बोल रही हूँ, बुक में जो लिखा है उस हिसाब से बोल रही हूँ, अपना बहुत कम एडिशन करके। तो बुक में लिखा हुआ है कि जनरली ये बोला जाता है कि हिस्ट्री की दो आइज़ होती हैं, एक क्रोनोलॉजी और एक जियोग्राफी। क्रोनोलॉजी का मतलब यहाँ पर है कि धीरे धीरे जैसे इवेंट्स होते चले गए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में। तो हिस्ट्री की दो आइज़ हैं, और वो आइज़ हैं क्रोनोलॉजी और जियोग्राफी। या दूसरे वर्ड्स में आप ये बोल सकते हो कि टाइम और स्पेस, टाइम के साथ में स्पेस के, टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ है। तो किस टाइम पर कौन सी जगह पर क्या हुआ है, वो हिस्टोरिकल एक प्रोसेस है। यही बेसिकली आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है कि टाइम एंड स्पेस दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर एक्चुअली वो एक ही हैं, दे आर डिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो चलिए, वो उसमें स्पेस मतलब पूरा यूनिवर्स है, यहाँ पर स्पेस का मतलब जिस जगह और जिस टाइम पर जो कुछ भी हुआ वो हिस्ट्री है, राइट। सो पर्टिकुलरली जो भी कंट्री है उसकी जियोग्राफी बहुत इम्पैक्ट करती है हिस्ट्री को। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जहाँ पर सिचुएटेड है वहाँ पर हिस्ट्री कुछ अलग होगी, रशिया की हिस्ट्री कुछ अलग होगी, अमेरिका की हिस्ट्री कुछ अलग होगी। अब हमारे जो अमेरिका है वहाँ पर बहुत कम वॉर्स हुए हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता क्योंकि इतने सब वो ऑलमोस्ट समंदर से कनेक्टेड है। तो वहाँ पर कौन नहीं अटैक करेगा इतना बड़ा समंदर पार करके? जबकि इंडिया लैंड रूट से आया जा सकता था। इंडिया में बहुत सारे अटैक्स हुए और भी बहुत सारी तरीके, मतलब बहुत सारी कारण हैं उसके पीछे, राइट। तो फिर क्या होता है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैसे डिफाइन किया गया है जियोग्राफिकल यूनिट्स में। इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम: हिमालयन माउंटेन्स, इंडो गंगेटिक प्लेन्स और सदर्न पेनिनसुला। हिमालयन माउंटेन्स ये रहे, ये इंडो गंगेटिक प्लेन्स, और ये सदर्न पेनिनसुला। तो ये जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं आप, ये सब कॉन्टिनेंट का मतलब है सब कॉन्टिनेंट। हमारे पास पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो हम कुछ जगहों को सब कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। तो उसमें इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में 5 कंट्रीज़ आती हैं। वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। ये 5 कंट्रीज़ आती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बनाती हैं। और इन सब में सबसे बड़ा जो है वो कौन है? इंडिया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, इन 5 में सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो इंडिया में बुक में पुराना डाटा दिया हुआ है, लेकिन नए डाटा के अकॉर्डिंगली हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो 2011 सेंसस थी उसमें 121 करोड़ वी हैव पॉपुलेशन, राइट। वी हैव टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़। राइट नाउ हम 140 करोड़ बोलते हैं। इसके अलावा भी पीछे आपने देखोगे कि अप्रैल में एक रिपोर्ट आई थी, क्योंकि करंट अफेयर से लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको चीज़ें याद रहेंगी। तो अप्रैल में एक रिपोर्ट आई थी, कौन सी रिपोर्ट थी? वो रिपोर्ट थी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। उसको कौन पब्लिश करता है? उसको पब्लिश करते हैं यूएन पॉपुलेशन फंड। तो यूएन पॉपुलेशन फंड ने अप्रैल 2023 में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि बहुत जल्दी, मतलब 2023 के मिड तक ही ऑलमोस्ट, इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर देगा और सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाएगा पूरे वर्ल्ड की। कितनी पॉपुलेशन के साथ? 142.86 करोड़ के साथ में। जबकि चाइना की कितनी रह जाएगी? 142.57 करोड़। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ कि हमारे पास जो 15 से 60 का एज ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास, हम बहुत सारा उसका प्रॉफिट ले सकते हैं अपने लिए, बट हम ले नहीं रहे हैं। खैर, बैक टू द पॉइंट। इसके बाद में ये बुक डिफ़ाइन करती है जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, हिमालयन माउंटेन्स, इंडो गंगेटिक प्लेन्स और फिर सदर्न पेनिनसुला को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द हिमालयन माउंटेन्स। तो इंडिया के नॉर्थ में हैं हिमालयन माउंटेन्स, जो पामीर नॉर्थ वेस्ट से शुरू होते हैं और एक्सटेंड करते चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। 2560 किलोमीटर यानी 2560 किलोमीटर लेंथ के साथ, और 240 से 320 किलोमीटर यानी 240 to 320 किलोमीटर्स की एवरेज ब्रेड्थ के साथ में ये दुनिया की
ऑलमोस्ट सबसे लंबी और सबसे चौड़ी माउंटेन रेंजेस हैं। ये माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो यहाँ लाई करती है, और इसकी जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो बेसिकली है 8848.86 मीटर्स। बुक में कुछ और दिया हुआ है, बट ये जो एक्चुअली करेक्ट है वो है 8848.86 मीटर्स, इन मीटर स्पेशली। अब ये हिमालयन माउंटेन्स एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, वहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो इतना ठंडा है कि इंडिया में भी अगर यही क्लाइमेट होता तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल वाला इफेक्ट था वो नहीं हो सकता था। तो इंडिया के क्लाइमेट को हॉस्पिटेबल यानी रहने लायक बनाने के लिए हिमालयन माउंटेन्स बीच में खड़े हैं, क्योंकि वहाँ से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं को ये अपने साथ रोक लेते हैं और यहाँ के क्लाइमेट को हॉस्पिटेबल बना देते हैं लोगों के रहने के लिए। हिमालयन माउंटेन नॉर्थ में तो बैरियर की तरह खड़े हैं, इसके अलावा हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पर भी कुछ रेंजेस हैं, जैसे हिंदू कुश रेंजेस हैं, सुलेमान है, किरथर रेंजेस हैं, पर इनमें कुछ पासेस भी हैं। इन पासेस की वजह से हिस्ट्री में हमारे पास इमिग्रेंट्स भी आए और कुछ इन्वेडर्स भी। ये पासेस हैं खैबर, बोलन, कुराम एंड गोमल। ये पासेस की आप लोकेशन देख लीजिए, ये लोकेशन है, इसे आपको कैसे भी किसी भी नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट कैसे भी अरेंज करने के लिए आ सकते हैं। तो सेंट्रल एशिया से इंडिया के बीच में जो पासेस आए, जिनकी वजह से हमारे कल्चरल इम्पैक्ट्स उनके साथ बने, या कहें कि वहाँ से ट्रैफिक या कुछ भी ट्रेड हुआ, वो ये पासेस हैं खैबर, बोलन, कुराम एंड गोमल। ये कहाँ हैं? हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर रेंजेस में। ये रही हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर रेंजेस। अब प्री हिस्टोरिकल टाइम से ही यहाँ से कॉन्टिन्यूस ट्रैफिक का फ्लो होता रहा है, ट्रैफिक में लोग आते जाते रहे, और इन्हीं पासेस की वजह से हमारे ऊपर कई अटैक्स भी हुए। और वो इन्वेडर्स कौन कौन से थे? इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, शक्स, कुषाण, हुन्स एंड टर्क्स। दोबारा, इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, शकास, कुशान्स, हुन्स एंड टर्क्स। ये क्रोनोलॉजिकली याद रखिएगा। इसके अलावा अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया, वो भी हमारे यहाँ आए थे, और वो यहाँ पर आए थे सावत वैली से। ये जो वैली है ये है पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ये पड़ती है। ये रही इसकी लोकेशन। तो अब इसके अलावा जो आर्मीज़ या मिशनरीज़ कुछ भी आए, इसके अलावा इंडिया में जो भी आए वो बेसिकली इन्हीं रूट्स का इस्तेमाल करके इंडिया में आए। बाकी जो पहले हमने पढ़े इन्वेडर्स वगैरह वो पासेस के थ्रू आए थे, लेकिन अलेक्जेंडर जो आया था वो इस वाली वैली के थ्रू से इंडिया आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पर आए उसकी वजह से ट्रेड में, कल्चर में इंडिया के कॉन्टैक्ट्स इंडिया और सेंट्रल एशिया के बढ़ते चले गए। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कश्मीर के बारे में, जो नॉर्थ में सिचुएटेड है। काराकोरम रेंजेस हैं वहाँ पर। तो काराकोरम रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक आती है वो आती है माउंट गॉडविन ऑस्टन। ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है हिमालयाज़ में। तो ये दुनिया की सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो अब ज्योग्राफी में आप एक और चीज़ पढ़ते हैं कि रेंजेस किस किस तरह से हैं। तो हिमालयाज़ में कैसे हैं? काराकोरम आती है, फिर लद्दाख रेंज आएगी, उसके बाद जास्कर आती है, फिर पीर पंजाल आती है। ये मैं कैसे बोल रही हूँ? नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके आपको बोल रही हूँ। काराकोरम, देन लद्दाख, देन जास्कर, देन पीर पंजाल रेंजेस, राइट। तो ये जो हिमालय का काराकोरम वाला पार्ट था ना, ये हमेशा स्नो से कवर रहता था, इसलिए गिलगिट से ये एक रूट से कनेक्ट भी होता है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन फिर भी कम था। तो कश्मीर है वो हाई माउंटेन्स के थ्रू जो है वो सराउंडेड है हमेशा से ही, और बहुत ब्यूटीफुल है। कल्चर है वहाँ का अपना एक ट्रेडिशन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो नेपाल है ये भी हिमालयस के फुट हिल्स में सिचुएटेड है। फिर जो हिमालयस का ईस्ट में एक्सटेंड आप देखते हो, तो ईस्ट में जाते जाते अगर आप जाओगे तो असम तक इसका एक्सटेंड है, और असम में इसमें कुछ माउंटेन्स भी हैं। ये देखिए इनकी लोकेशन, पेटकोई, नगाई, लुशाई रेंजेस। ये जो रेंजेस हैं यहाँ पर, इन रेंजेस की वजह से, और कुछ और भी हैं जैसे मेघालय में कुछ रेंजेस हैं, इनकी वजह से जो हमारा मॉनसून उठता है उस मॉनसून वो इन रेंजेस से टकराता है, और इसके टकराने की वजह से यहाँ पे हैवी रेनफॉल्स होते हैं, जिस वजह से यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत घने हुए हैं। और वो उन घने फॉरेस्ट की वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट, जैसे असम में बहुत ज़्यादा टी होती है तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो जो ये माउंटेन्स में जो इतनी बारिश होती है, इस वजह से इतने घने फॉरेस्ट हैं, तो इन फॉरेस्ट को पार करना बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट है, इसलिए इस साइड से भी आइसोलेशन हो गए हम इंडिया से, और इंडिया से बाकी सब, तो ये भी इंडिया एक आइसोलेटेड होता है, तो ये भी इंडिया के लिए एक बैरियर बना देते हैं ये माउंटेन्स, राइट। अब बारी आती है इंडो गंगेटिक प्लेन्स की।